Good morning, class. How are you? I hope you are well with your family members. Last day I taught you equivalent mass of acid and base and the process of determination and calculation of equivalent mass. तो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, उसका कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे पता करते हैं, बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे पता करते हैं, उनकी फॉर्मूलेज हमने स्टडी किए थे और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। वो वीडियो का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था। इक्विवेलेंट मास का डिटर्मिनेशन और कैलकुलेशन एक वाइड टॉपिक है, तो हम लोग ये वीडियो नंबर 3 है इक्विवेलेंट मास पर, तो इसके माध्यम से कुछ और चीज़ें जो इक्विवेलेंट मास के बारे में रह गई थी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेटे हमने लिखा हुआ है इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास हम लोग साल्ट का ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट। किसी साल्ट का हमें इक्विवेलेंट मास पता करना है तो क्या करेंगे? ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ साल्ट अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन या और टोटल पॉजिटिव चार्ज इन सॉल्ट मॉलिक्यूल। तो बेटे अगर किसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ साल्ट अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। उसके में जो कैटायन बन रहा है उसमें पॉजिटिव चार्ज क्या है और टोटल पॉजिटिव चार्ज इन सॉल्ट मॉलिक्यूल, या फिर टोटल कितने पॉजिटिव चार्ज है साल्ट के मॉलिक्यूल पर। अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो E इज इक्वल टू, यानी तुल्यांक की बार बराबर हो जाएगा अणुभार, सीधे कह सकते हैं शॉर्ट में अणुभार, लवण का अणुभार। अणुभार किसका रखना है? सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास, लवण का अणुभार बटे लवण में उपस्थित लवण में उपस्थित धन आयन पर आवेशों की संख्या, या कहें किसी लवण में टोटल धन आवेशों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। चलिए इसको समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम एक सॉल्ट लेते हैं CaCO3, इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उस कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास तो हो जाता है CaCO3। कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है और ऑक्सीजन 3 है, और एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट है
वो 16 होता है। 40 + 12 + 16 3 × 48 पूरा 100 हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलर मास है CaCO3 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। अब हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास, पूरा फॉर्मूला लिखना है तो लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट, या अकेला लिख दीजिए मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब जो एक बात और रह गई है कि जो CaCO3 है वो ब्रेक डाउन हो जाता है Ca++ और CO3 आयन में। तो बेटे आप जो देख रहे हैं ना, ये इसका आयोनाइजेशन का रूट स्टेप है। यहां कैल्शियम के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो वही हम लोग इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइन। कैटाइन पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो लिख देंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कितना है 100 है, कैटाइन पर चार्ज कितना है 2 है, इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 50। तो ये ध्यान रखेंगे इक्विवेलेंट मास का डिटर्मिनेशन कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। एक बार और सुन लें, समझ लें। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये टूट जाता है। CaCO3 के टूटने से कैल्शियम डबल+ आयन बनता है और कार्बोनेट CO3 डबल- आयन बनता है। मॉलिक्यूलर मास CaCO3 का कैलकुलेट करेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन 16 × 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा बेटे 100 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास 100 हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट मास पता करना है तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइन। कैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज कितना है 2 यूज कर लिया, और ये 50 जो है कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास आ गया है। ये समझ में आया होगा। अभी चलिए इसके बारे में कुछ और 1-2 एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। इसको मिटा देते हैं। किसी साल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अभी आप लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा। चलिए अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इक्विवेलेंट मास के कैलकुलेशन के संबंध में। हम लेते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास, और इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा मैग्नीशियम 24, कार्बन 12, ऑक्सीजन 3 × 16, तो 24 + 12 + 48 कितना हो जाएगा ये 84 हो जाएगा। 8 2 10 14 1 कैरी 5 6 8 84। मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 84 हो जाएगा। और मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी MgCO3 अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, तो Mg++ आयन बनता है और CO3 डबल- आयन बनता है। ये इसकी ब्रेकिंग कंडीशन है। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो इस तरीके से ये बन जाता है। अब बारी आती है कि इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। तो E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया बेटा 84, पॉजिटिव चार्ज कैटायन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 42। ठीक है, ये MgCO3 का इक्विवेलेंट मास हो गया। ये इक्विवेलेंट मास हो गया MgCO3 का इक्विवेलेंट मास। ध्यान रखेंगे। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं Na2CO3.10H2O।
अभी इसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं थे, यहां वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। जब किसी सॉल्ट में 2, 4, 6, 10 या कई सारे वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाता, बढ़ जाता। जितना वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा उतना बढ़ जाएगा। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे इसका, इसको आप लोग जानते होंगे, वाशिंग सोडा कहते हैं, धावन सोडा बोलते हैं हिंदी में। तो ये मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे इसका। मॉलिक्यूलर मास सोडियम चलिए मॉलिक्यूलर मास नीचे कैलकुलेट कर देते हैं। 2 सोडियम प्लस 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन 10H2O। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, अभी हमने बताया था पिछले लेक्चर में। 1 × 12 हो जाएगा, 3 × 16 हो जाएगा, प्लस 10 × 18 हो जाएगा। अब यहां ध्यान दें कि जो सोडियम का मॉलिक्यूलर मास है वो ये लिखा है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास ये लिखा है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ये लिखा हुआ है, और ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास ये लिखा है। ठीक है, अब ये ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर ये आ जाएगा 46 + 12 48 + 180। ये टोटल कर देंगे, टोटल करने पर ये आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास टोटल हो जाएगा 286 Na2CO3.10H2O, जिसे वाशिंग सोडा कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास 286 आ जाएगा। ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब चलिए ये, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 286 आ गया। अब जो बेटा Na2CO3 है, Na2CO3.10H2O है, ये टूटेगा, 2Na+ बनेगा, CO3 बनेगा, 10H2O बनेगा। अब यहां कैटायन देखिए, कैटायन 2 हैं और एक कैटायन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, 2 कैटायन है। टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन आ मॉलिक्यूल ऑफ साल्ट। एक सॉल्ट के मॉलिक्यूल में कितने पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं? 2। ध्यान रखें कैटायन के ऊपर कितना चार्ज है, या तो ये पता होना चाहिए या टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है सॉल्ट के अंदर। चलिए, तो यहां पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 2। तो हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। E = मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज इन सॉल्ट मॉलिक्यूल। सॉल्ट मॉलिक्यूल में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? मॉलिक्यूलर मास आ गया 286, पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2, 1, 4, 3। ये इसका इक्विवेलेंट मास आ गया Na2CO3.10H2O का। तो इसको आप देखें, ये अभी हमने 3 एग्जाम्पल बता दिए, अभी और मैं 1-2 बता देता हूं, ध्यान से समझें और इनको अपनी रफ कॉपी में और फेयर कॉपी में, पहले फेयर कॉपी में लगाएं, फिर 1-2 प्रैक्टिस करने के लिए रफ कॉपी में भी इस्तेमाल करें। चलिए, इसके बाद हम एक अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं। Na2CO3.10H2O का एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखा। अभी हम किसी और एग्जाम्पल को भी ले सकते हैं। हम ले सकते हैं NaCl। NaCl का इक्विवेलेंट मास, NaCl का इक्विवेलेंट मास, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका? इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 23 + 35.5, 58.5 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। और अब बेटे देखें, इसका मॉलिक्यूलर मास 58.5 आ गया।
और अब इक्विवेलेंट मास निकाला तो E इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन पर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, तो मॉलिक्यूलर मास 58.5 है, पॉजिटिव चार्ज एक आया हुआ है। देखो NaCl के टूटने से ये टूटता है, Na+ बनता है, Cl- बनता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, एक रखे देंगे, इक्विवेलेंट मास वही होगा जो मॉलिक्यूलर मास है। तो NaCl का जो इक्विवेलेंट मास है वही मॉलिक्यूलर मास रहेगा। चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेंट का इक्विवेलेंट मास का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडेंट। हम एक ऑक्सीडेंट का प्रयोग करें, जिसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो तीनों मीडियम में रिएक्ट करता है, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, KMnO4। दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट, दिस इज नोन एज पोटेशियम परमैंगनेट, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। पोटेशियम 39 Mn 55, ऑक्सीजन 4 × 16, 39 + 55 + 64, ये हो जाएगा 549। तो कैलकुलेशन करने पर आएगा 158। तो ये 158 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ये पोटेशियम परमैंगनेट एक आक्सीकारक है। आक्सीकारक वे होते हैं, पहले आपको बता दें व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आक्सीकारक वो होते हैं सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, उसको ऑक्सीकृत करते हैं। ये आगे अगले किसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और वो कैसे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करते हैं। तो अभी हम लोग इतना समझ लें कि ये ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होते हैं वो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। चलिए इसके बाद क्या होता है, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट हो 3 अलग अलग माध्यमों में अलग अलग प्रकार से रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्ट करता है इन एसिडिक मीडियम फर्स्ट, एसिडिक मीडियम में कैसे रिएक्शन करता है ये पोटेशियम परमैंगनेट टू KMnO4 3H2SO4 K2SO4 plus 2MnSO4 plus 3H2O 5 ऑक्सीजन। आप यहां देखेंगे ये पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा है।
रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, पोटेशियम देख लेंगे। पोटेशियम दोनों साइड बराबर है, Mn दोनों साइड बराबर है। ऑक्सीजन 4 2 8, 4 3 12, 20 ऑक्सीजन इधर है, 12, हाँ टोटल इक्वल ऑक्सीजन है। यहां ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज +7 और यहां Mn की जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2 है। यहां +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां +7 ऑक्सीडेशन नंबर है। Mn यहां 7 प्लस रखता है, यहां +2 रखता है। इसका मतलब जब ये रिएक्शन होगी तो यहां Mn 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ले लेगा, गेन करेगा, तो +7 से +2 रह जाएगा। Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, +2। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा हुआ ये +7 कैसे आया और हमें कैसे पता चल गया? तो किसी यौगिक के फॉर्मेशन में कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है वह इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। Kmn4 के कंस्ट्रक्शन में, उसके निर्माण में जो Mn है, Mn 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 है और यहां Mn 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए यहां Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। और जब +7 ऑक्सीडेशन नंबर +2 ऑक्सीडेशन नंबर में बदलती है तो 5 इलेक्ट्रॉन Mn के द्वारा गेन किए जा रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5। ऑक्सीडेशन नंबर में 5 का चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट मास E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 हो रहा, तो इतने ही इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? 158 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ जाएंगे, +7 से +2 बचेगा, 5 से डिवाइड कर देंगे। ये 31.6 जो है इसका इक्विवेलेंट मास है KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का एसिडिक मीडियम में। अगर कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, तो हमारा जवाब होगा 31.6। पोटेशियम परमैंगनेट का जो इक्विवेलेंट मास है 31.6 होता है एसिडिक मीडियम में। चलिए 3 माध्यम होते हैं। अभी हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन को समझा था एसिडिक मीडियम में, अब हम समझेंगे उसको न्यूट्रल मीडियम में कि पोटेशियम परमैंगनेट न्यूट्रल मीडियम में कैसे रिएक्ट करता है। तो सेकंड इज न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में कैसे क्रिया करता है? तो देखिए 2KMnO4 प्लस H2O 2KOH प्लस 2MnO2 प्लस 3 ऑक्सीजन। ये कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, ये कंप्लीट रिएक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम का मतलब होता है उदासीन माध्यम में। ये अम्लीय माध्यम में क्रिया हो रही थी, यहां मैं लिख रहा हूं अम्लीय माध्यम, और ये हो रही है रिएक्शन उदासीन माध्यम में। तो बेटा यहां Mn की ऑक्सीडेशन नंबर फिर वही +7 होती है और यहां Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +4 होती है। हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +7 से कितनी हो रही है? +4। ये हमें याद रखनी है अभी फिलहाल
जब तक हम वो चैप्टर नहीं पढ़ लेते ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तब तक के लिए हमको याद करके रखना है कि Mn यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +7 रखता है और MnO2 के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। +7 से +4 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज हो रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 3। तो जितना चेंज हो रहा है उतने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, जितना चेंज हो रहा है उतना इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है ऑक्सीडेंट। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल मीडियम में इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाई ऑक्सीडेंट। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 158, इसका मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर मास रख देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। ये इसका न्यूट्रल मीडियम में इक्विवेलेंट मास हो गया, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट, यानी पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का न्यूट्रल मीडियम में। चलिए अब एक मीडियम जो बचा है वो मीडियम है बेसिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम में। तो बेटे एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, एल्कलाइन मीडियम के लिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अब मॉलिक्यूलर मास तो हमें याद हो गया होगा KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास 158 होता है। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब एल्कलाइन मीडियम की बात करते हैं। एल्कलाइन मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट कैसे रिएक्ट करता है, 2KMnO4 + 2KOH रिएक्ट करेगा 2K2MnO4 प्लस H2O प्लस 1 नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, यहां जो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर है फिर से +7 है और यहां Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। तो जाहिर सी बात +7 से +6 हो रहा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कोई गेन करता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाती है। +7 एक इलेक्ट्रॉन लेकर के +6, एक और इलेक्ट्रॉन लेकर के +5, एक और इलेक्ट्रॉन लेकर के +4, इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर कम होती चली जाती है। यहां 3 इलेक्ट्रॉन लिए गए इसीलिए 3 कैंसिल हो गए। ठीक है, चलिए तो हम यहां लिख सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 1, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाई ऑक्सीडेंट। तो बेटे इसको यहीं कैलकुलेट कर देते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना है 158, कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, एक रख देंगे 158, ये इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा एल्कलाइन मीडियम में। तो ये जो इक्विवेलेंट मास आ रहा है ये किस मीडियम में आ रहा है बेटे, ये एल्कलाइन मीडियम में है, ये एसिडिक मीडियम में है, और ये जो इक्विवेलेंट मास है वो किस मीडियम में है, न्यूट्रल मीडियम में। तो पोटेशियम परमैंगनेट यानी एक ऑक्सीकारक है, एक ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीकारक है पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीकारक है,
और इसके जो इक्विवेलेंट मास है वो 3 प्रकार के हैं। और एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम को हम H+ से प्रदर्शित करते हैं, इसका इक्विवेलेंट मास 31.6 होता है। और न्यूट्रल मीडियम में, उदासीन माध्यम में, उदासीन माध्यम को पानी कैसे प्रदर्शित कर देते हैं 52.6, और क्षारीय माध्यम को OH- से प्रदर्शित करते हैं 158। तो पोटेशियम परमैंगनेट के तुल्यांकी भार 3 प्रकार के होते हैं। एसिडिक मीडियम में 31.6, न्यूट्रल मीडियम में 52.6, एल्कलाइन मीडियम में 158 होता है। यहां अणुभार में यानी मॉलिक्यूलर मास में 5 से भाग देना होता है, यहां अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास में 3 से डिवाइड करना होता है, यहां मॉलिक्यूलर मास यानी अणुभार को 1 से डिवाइड करना होता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज होता है वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो ग्रहण कर रहा है ऑक्सीडेंट, उनसे डिवाइड किया जाता है और हमको इक्विवेलेंट मास मिल जाता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के जो तुल्यांकी भार है वो 3 है। हर माध्यम में उसका अपना एक अलग इक्विवेलेंट मास इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में हो गया। तो ऐसे और भी सब्सटेंस है, उनके इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। बुक उठा करके उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करें। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें,